आई घोटाले को लेकर भी बहुत ज्यादा आवाज बुलंद की गई थी, लेकिन अब चुप बैठे। क्या करें। कहीं ना कहीं माल पहुंच गया या कहीं ना कहीं कोई ऑफर मिला हो। आए थे ना जो मेरे उसमें आए थे ना, जो मेरे हिस्से में आए थे, मेरे तो वो भी रह गए। जो ये कह रहे हैं कि मैं 8 तारीख को सीएम साहब खट्टर साहब जो कैथल आएंगे, मैं कहीं ना कहीं उनको झटका दूंगा। वो जो ये झटके वाली बात कह रहे हो ना, मैं तो ये कहूँगा मेरा छोटा भाई है वो, ये बार बार झटके की बात ना कहे। वो पार्टी वाले अपने इसको झटका दे देंगे। कहीं ना कहीं राज्यों को झटका दे सकते हैं, राज्य पार्टी को झटका नहीं दे सकता। अब राजू बताओ मुख्यमंत्री को कैसे झटका देंगे? नए काम के लिए क्या प्रोसेस है? नए काम के लिए उन्होंने ये कहा कि नए काम जो करवाना ना, या तो विधायक का लेटर पैड हो या चेयरमैन का या मंत्री का हो, ना, या तो विधायक का लेटर पैड हो या चेयरमैन का या मंत्री का हो। एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं, रणदीप का मैं ही नाम ले देता हूं, उन पर साफ तौर पर आरोप लगाए हैं। 39 लोगों को मिलकर एक पार्टी का गठन कर लेना चाहिए था, ताकि इन किसानों की आवाज अच्छे तरीके से उठाई जा सके। सरकार के ऊपर सरकार रहना जी, और लोग इनके एक इशारे पे काम करते। अब उन राजनेताओं में आपसी फूट पड़ गया कि बिल्लू चंदाना की राजनीतिक भविष्य अब क्या है? क्या बिल्लू चंदाना कांग्रेस में ही रहेंगे या कोई अन्य पार्टी की तलाश कर रहे हैं? नमस्कार, कैथल टीवी में आप सबका स्वागत है। आज फिर हम पहुंचे हैं गांव चंदाना में, और आज गांव चंदाना में ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपनी राजनीति का सफर छोड़कर किसान आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई। भले वो दिल्ली के कोई भी बॉर्डर हो या तितरम मोड़ पर लगने वाले धरने प्रदर्शन हो या कोई भी ऐसा प्रदर्शन हो जिसमें किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने अपनी अहम भूमिका ना निभाई हो। अगर शख्सियत की अगर हम बात करें तो नाम है बिल्लू चंदाना। उनसे हम बात करेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार बिल्लू जी। नमस्कार जी, स्वागत है आपका कैथल टीवी में। शुक्रिया भाई साहब। सबसे पहले तो आप सबको, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं। बिल्लू जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने अपने राजनीतिक सफ़र को छोड़ा और किसान आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। किसान आंदोलन जो है वो किसान जीत चुके हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो हमारे मन में एक चीज़ आई थी कि ये आंदोलन एक भाईचारे का है और अपनी रोजी रोटी का है और अपनी फसल और नस्ल बचाने का है। भाई अगर हमारे पास यही नहीं बचेगा तो हम राजनीति कैसे करेंगे? तो हमने एक यही फैसला लिया था कि भाई जब तक हमारा किसान आंदोलन चलेगा और हम किसान सभी इस लड़ाई को ना जीतेंगे, भाई तब तक हम राजनीति की कोई मीटिंग में नहीं जाएंगे जी। और हमने ऐसा किया भी, और हम आपके सहयोग से, जनता के सहयोग से, और हमारा किसान आंदोलन फतेह हो गया। हम फिर अपनी राजनीति में लग जाएंगे दोबारा से। बिल्लू जी, किसान आंदोलन किसानों ने भले ही जीत लिया हो, लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता थे वो कहीं ना कहीं राजनेता बनते हुए नजर आ रहे हैं, राजनेता का सपना देख रहे हैं। कहीं ना कहीं सीएम की कुर्सी या एमएलए की कुर्सी, मंत्री की कुर्सी उनको दिखाई दे रही है, जिसको लेकर काफ़ी किसान नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी का गठन कर लिया, चाहे वो गुरनाम सिंह चड़ूनी हो, चाहे वो राज्यपाल हो या और नेता हो। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या इनको इस तरह इस सफ़र में आकर पार्टी का गठन करना चाहिए था या राजनीति की ओर तरफ जाना चाहिए था? देखो जी, मैं मेरे दिल की बात बताता हूँ जी। मैंने जब भी अपने जो ज़िले के हैं या और हैं किसी से बात होती थी हमारी, तो मैंने उनको एक बात कही थी कि भाई आज भारतीय किसान मोर्चे का एक ऐसा दबदबा बन चुका है, एक ऐसी साफ छवि का ये मोर्चा बन चुका है कि अगर आप सरकार के ऊपर सरकार हो तो वो बहुत बढ़िया था, लेकिन अगर आप अलग अलग हो गए फिर तो राजनेताओं में, पार्टियों में क्या फ़र्क रह जाएगा जी। अगर आपके पास बत्ती वाली गाड़ी, आप पावर में चले गए तो आपकी क्या गारंटी है कि आप नहीं बदलोगे? लेकिन किसानों की आवाज़, भाई विधानसभा में मान लिया आवाज़ उठा दी, आप 4 एमएलए भेज देते हो, 4 एमएलए क्या कर लेंगे? जी, कुछ नहीं कर सकते 4 एमएलए। मेरी तो एक अपनी पर्सनली यही सलाह थी कि भाई ये तो एक ऐसा मोर्चा, लोगों ने इतना साथ दिया था और ये खुद ही कहते थे भाई राजनीतिक लोग हमारे बीच में ना आए जी, तो फिर अब ये क्या हो गया? तो फिर ये भी तो राजनीति हुई ना। यानी किसानों के नाम को लेकर अब ये राजनीति जो है वो चमका रहे हैं। ये देखो जी, मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि भाई ये चीज़ें अच्छी होंगी और हमारे लिए एक संदेश कोई अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कल को जो और हमारे किसान हैं जिन्होंने राजनीति कोई लेना देना नहीं, वो तो अपने हक की लड़ाई के लिए इनके कहान पर जाते थे। अब कितने आदमी हैं भाई चड़ूनी साहब किसको जानते हैं, या और जो किसान नेता वो सीधे सीधे किसको जानते हैं? जी। लोगों ने अपना एक धर्म और कर्तव्य समझ के इस आंदोलन में भाग लिया था जी। तो मेरा तो एक पर्सनली राय है भाई साहब, ये एक किसान मोर्चे की जो मान और सम्मान लोगों ने दिया था ना, तो या तो लोगों के बीच में जाके सलाह भी करनी चाहिए थी। यानी अब ये मान सकते हैं कि जिस तरह से
जो सत्ता पक्ष है, बीजेपी है या दुष्यंत चौटाला है, गठबंधन सरकार है, वो काफी बार आरोप लगा चुके हैं कि ये किसान आंदोलन नहीं है, राजनीतिक लोगों का आंदोलन है। हाँ, वो जो जीत के बाद अब दिखाई दे रहा है, यानी वो सत्य थे, वो सही थे। वो बार बार कहते थे भाई ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है, ये राजनीतिक नेताओं का है जी। मैं तो ये कहता हूँ फिर उनमें राजनीतिक लोगों में फर्क क्या रह जाएगा? कोई फर्क नहीं रहता भाई साहब जी। ये तो एक ऐसी चीज है कि राजनीति वाला हिसाब तो कि आज मान लो आज मैं हूँ, मैं आप सबसे बड़े अच्छे से बात करता हूँ जी जी अगर कल को मैं कोई ऐसी चीज में कोई भाई बन जाऊं कुछ भी जी तो हो सकता है मेरे स्वभाव में भी बदलाव आ जाए। जी। तो आप भी कहेंगे यार कल तो आप अच्छे से बात यानी करते सत्ता थे, की आज कुर्सी के लालच में वो हो कहीं ना सकता कहीं है, अंधा हो हो सकता जाते है, हैं। इंसान है, हो सकता है भाई क्या साहब, आपको नहीं ये लगता था कि संयुक्त किसान मोर्चा के जो 40 लोग थे, 40 लोग जत्थेबंदी, तमाम किसानों ने जो 40 लोग बिठा रखे थे, उन 40 लोगों को मिलकर एक पार्टी का गठन कर लेना चाहिए था ताकि इन किसानों की आवाज अच्छे तरीके से उठाई जा सके? राष्ट्रीय स्तर पे जी। ये तो मैं कहता हूँ इनको राष्ट्रीय स्तर पे करने चाहिए था। ये जहां भी कोई इलेक्शन होता, जहां इनको लगता कि ये लोग, इस पार्टी के लोग भी किसान की आवाज़ को उठा सकते हैं, चाहे वो संसद में हो चाहे विधानसभा में हो, तो ऐसे लोगों को साथ देकर उनको चुनकर उनको विधानसभा में और लोकसभा में भेजना चाहिए था। जी। तो ये तो मैं कहता हूँ इनको एक बड़ा मान सम्मान का मौका मिला था कि भाई सरकार के ऊपर सरकार रहना, जी। और लोग इनके एक इशारे पे काम करते। अब उन राजनेताओं में आपसी फूट पड़ गया, किसान नेताओं में। अभी आपसी फूट होगी तो मैं एक गलत मैसेज गया, ये कोई सही मैसेज बिल्लू चंदाना ने सफाई घोटाले को लेकर भी बहुत ज्यादा आवाज बुलंद की गई थी, लेकिन अब चुप बैठे हैं। क्या करें? पैसा हमारा, खाने वाले सरकार के आदमी, जांच करने वाले स्टेट विजिलेंस सरकार की। तो आप मुझे बताओ जितनी भी इंक्वायरी हुई है, जितनी भी स्टेट विजिलेंस द्वारा इंक्वायरी की गई है, किसी एक का नतीजा आपके पास आया हो? चाहे वो पेपर का घोटाला हो, अब ये 1.5 करोड़ रुपया देख लो ना, वहाँ भी पकड़े गया, नागर के पास से पकड़ा गया, उसमें SCS भी है, IAS भी है, नर्सिंग भी है, डॉक्टर भी है, पुलिस कांस्टेबल भी है, रंगे हाथ पकड़े गए, उसमें कुछ नहीं हुआ, तो इसमें क्या होगा? अब इसमें क्या होगा? मैं बैठूं चाहे 10 आदमी और बैठ जाएं, क्या बनेगा? कुछ नहीं। ये तो एक जनता की गाड़ी कमाई को कुछ टुच मुच नेता जो लोग हैं ना वो लूट रहे हैं। यानी कि अब बिल्लू चंदाना भी जो सरकार की रणनीति है, नीति है, उससे कहीं ना कहीं आहत हुए और वो भी अब कहीं ना कहीं हिम्मत हार गए हैं। फिर नहीं, हिम्मत तो नहीं आ रही, लेकिन ये जो राजनीति का जो स्तर है ना, वो लेवल है ना, वो गिरता जा रहा है भाई साहब। ये जो पैसा विकास के लिए आया था, अब मान लो मेरे पास पैसा आया, अगर मैं उसको खा के घर लेके बैठ जाऊंगा तो कल को मैं लोगों के पास कैसे जाऊंगा? जी। तो लोग मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। वो तो उन्होंने देखना चाहिए था कि भाई हमारा जो विकास के लिए पैसा आया था और मैं इस पैसे को लूट के मैं अपनी ज़मीन खरीद रहा हूँ, अपना मकान खरीद रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है ये। बिल्लू चंदाना ने भी सफाई घोटाले को लेकर आवाज़ उठाई और लोगों ने भी उठाई, राजू पाई ने भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन अब सारे ही चुप हो गए हैं। कहीं ना कहीं माल पहुंच गया या कहीं ना कहीं कोई ऑफर मिला हो? बड़ी पंचायत आई है भाई साहब, किसी ने फॉर्च्यूनर मांगी है, किसी के पास कह रहे हैं 30 लाख चले गए, किसी के कहते हैं 20 लाख चले गए। अब बिल्लू भाई साहब के पास कितने आए? ना अपने पास नहीं आए। ऑफर कितने का आया? मेरे पास तो जो आए थे ना, जो मेरे उसमें आए थे ना, जो मेरे हिस्से में आए थे, मेरे तो वो भी रह गए जो सरकारी कामों में जो विकास के कार्य में लगने थे। वैसे ऑफर आया होगा? नहीं, कोई पंचायत में आपको ऑफर किया होगा बिल्लू भाई रुक जा, ना थम जा, ना, हम आपको ऑफर करते हैं, कुछ इस तरह की बात बिल्लू को? उनकी बिल्लू आवाज नहीं उठा रहे, बिल्लू साहब उनकी हिम्मत नहीं है। अच्छा, और अगर आप कभी साबित कर दोगे ना, मान जाऊंगा मैं आपको कि बिल्लू के पास ऐसा कोई फोन, एक फोन भी आया हो। एक गुप्त सूत्र काढ़ा है, उस गुप्त सूत्र है वो पर, लेकिन उसने भी बताया कि कोई फॉर्च्यूनर का भी ऑफर किसी भाई पर गया है। अब गया था जो कह रहा था मैं यूं कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, कोई कई कोई बातें, देखो इन बातों का सूत्र है। हमारे पास भी तथ्य नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उड़ती हवाएं हैं। देखो जहाँ कहीं भाई धुआं उठेगा वो तो दिखेगा, फुसफुसाहट तो होती है कहीं ना कहीं अगर बात होती है। एक बात बताओ, मैं सरकार में रह के सरकार का आदमी, क्या वो दुष्यंत से बात नहीं कर सकता? जी। उसी का महकमा है जी, डिप्टी साहब का महकमा है अपने का। जी जी। तो वहां जाके वो सारी सच्चाई बताए। जी। अब कहीं ना कहीं मुझे तो सरकार की नीति में खोट लगता है भाई साहब। अब भाई भी ये कह रहे हैं कि मैं 8 तारीख को CM साहब खट्टर साहब जो कैथल आएंगे, मैं कहीं ना कहीं उनको झटका दूंगा। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सफाई घोटाले में तो उन्होंने झटका दे दिया क्योंकि कुछ कार्रवाई हुई नहीं। कहाँ हुई है? एक जेई साहब वो सस्पेंड करे थे, मैं तो पहले दोबारा बहाल कर दिए हैं, वो दोबारा बहाल कर दिए। जी। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जो ये झटके वाली बात कह रहे हो ना, मैं तो ये कहूँगा मेरा छोटा भाई है वो, ये बार बार झटके की बात ना कहे, वो पार्टी वाले अपने इसको झटका दे देंगे कभी ना कभी। ये बहुत बड़े लेवल की बातें होती है भाई साहब। यानी कि पार्टी वाले कहीं ना कहीं राजू को झटका दे सकते हैं, राजू पार्टी को झटका नहीं दे सकता। अब राजू बताओ मुख्यमंत्री को कैसे झटका देगा? जी। नहीं दे सकता वो।
स्टेट विजिलेंस को तो झटका दिया नहीं गया। जहाँ से करोड़ों रुपया हमारा 10 करोड़ रुपया खा गए, वहां तो झटका देना चाहिए था, वो थी जगह झटका देने की। वहां दिया अगर वो झटका देते तो हम कहते कि भाई हाँ भाई साहब झटका दे सकता है हमारा छोटा भाई। यानी आप सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि राजू आप सही तरह से चले, नहीं तो पार्टी वाले आपको झटका देंगे, बाहर कर सकते हैं। बड़े बड़ों को दे दिया झटका, ये तो कोई बात नहीं। अच्छा, विकास की दर की अगर बात करें, क्योंकि आपने कलायत विधानसभा क्षेत्र की राजनीति काफी लंबे अरसे से की है, भले वो नेल्लो से लेकर हो, कांग्रेस को लेकर हो या अन्य पार्टी को लेकर हो, विकास की जो राजनीति है कलायत से आपने की है, फिलहाल विकास की स्थिति क्या है? देखो भाई साहब, एक सच्चाई मैं बता रहा हूँ, विकास जितना मर्जी करे, आप हर रोज विकास करोगे वो कहीं ना कहीं कम पड़ता नजर आएगा जी। क्योंकि अवैध कॉलोनियाँ बन रही हैं, अपनी मर्जी से लोग प्लाट भी काट रहे हैं कहीं ना कहीं, और उनमें सारी सुविधाएं होती नहीं हैं। जैसे जैसे हमारा जो कंस्ट्रक्शन है ये बढ़ती जाएगी तो सुविधा तो सरकार से मांगी जाएंगी जी। भाई कहीं ना कहीं सरकार ने कैसा करे भाई, जो भी कोई प्राइवेट कॉलोनाइजर कॉलोनी काटे, पहले इसमें सीवरेज डाले, लाइट की व्यवस्था करे, हर चीज़ की व्यवस्था करे, और उसके बाद उसको लाइसेंस देना चाहिए। और रही विकास की बात, अब जैसे कलैत में पहली बार एक मिनी सेक्रेटेरिएट का भी निर्माण हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। रेस्ट हाउस नहीं था, चलो वो रेस्ट हाउस भी बना है। ये तो हो गया कलैत के बाद। जी जी। मैं करूँगा आपके साथ गांव की बात। जी। गांव में भाई साहब सबसे बड़ी समस्या है पानी की निकासी की। जी। और इनके पास कोई भी, चाहे कोई जेई है, एसडीओ है, एक्शन है, एससी है, इनके पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है भाई इस पानी को कैसे जोड़ में से कैसे निकाला जाए। वो तो आपकी सरकार में भी यही हालात थे, आपकी सरकार कांग्रेस की थी तब भी यही हालात थे। सभी में है। आपने भी नहीं सोचा फिर तो? नहीं सोचा, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ नहीं सोचा, और नहीं किया भी नहीं है। जब पानी की मेन समस्या है हर गांव में, जैसे मटोर गांव है, बहुत बड़ा गांव है जी। 2-2 3-3 जोड़ उसके बीच में है जी जी। सारा पानी इकट्ठा होता है उसमें, बारिश आती है तो गलियों में पानी चला जाता है। भाई इसका तो एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा इनको, भाई पूरे जिले में ही बनेगा ये। अब जैसे हमारे 250-300 गांव हैं तो एक पूरे गांव के हिसाब से इनको एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, कोई एक जो स्थायी पानी निकासी की समस्या का स्थायी समस्या का हल हो जाए इसका। जी हाँ। विकास किस तरह से करवाया जा रहा है? अब आप जिला पार्षद नहीं है, हाँ, लेकिन अभी कोई और नया भी नहीं आया, सीओ के पास परमिशन है। जो विकास कार्य रह चुके हैं, क्या उनमें कोई तेजी हुई है? अगर आपने कोई विकास अगर करवाना हो तो क्या सीओ साहब को कहकर वो विकास हो जाते हैं? मेरे को 1 करोड़ 20 लाख के काम मेरे को वर्क ऑर्डर मिला था जी। और मेरे ख्याल था मुश्किल तो इसमें 30 लाख रुपए का कोई काम हुआ होगा, बाकी सारे के सारे पेंडिंग पड़े हैं जी। मेरे स्टेडियम की 4 दीवारी पेंडिंग पड़ी है। मैंने कश्यप नायक वो चौपाल थी प्योदा में जी, वो जर्जर हालत में थी जी। हमने वो जब हमारा पैसा अलाट हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, हमने उसको गिरा दिया जी। उसकी नींव भरी गई जी जी। अब उसके बाद ये सफाई घोटाला आ गया तो ऊपर से कहने लगे कि भाई तो सारी इंक्वायरी होगी। अब बताओ वो लोग गाड़ियां भर के मेरे पास आते हैं तो वो तो काम अटक गया। अब सीओ साहब कहते हैं कि भाई अब जब तक हमारे पास लेटर नहीं आएगा स्टेट विजिलेंस का सरकार की तरफ से, हम उन कामों की ना तो पेमेंट कर सकते ना उन कामों को दोबारा कर सकते। नए काम के लिए क्या प्रोसेस है? नए काम के लिए उन्होंने ये कहा कि नए काम जो करवाना ना या तो विधायक का लेटर पैड हो या चेयरमैन का या मंत्री का हो, तो हम उन कामों के द्वारा विकास के जो वर्क ऑर्डर है वो जारी करें। यानी अब लेटर पैड पर लिख कर देंगे तो अब आपके काम होंगे, वो मंत्री विधायक इनके लेटर पैड होने चाहिए। जो सरकार का जो भी होगा उनके ऊपर होंगे और हमारे जैसे का तब कहाँ काम करेंगे वो। चलिए हम कलायत की राजनीति पर दोबारा से आते हैं। हाँ। जयप्रकाश जी पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने अपने बेटे की राजनीति के लिए कलायत क्षेत्र छोड़ दिया। उनकी राजनीति को वो फिलहाल विकास के लिए मैदान जो है वो कलायत चुन दिया गया है, विकास को प्रमोट कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो भाई अब तो ये राजनीति शुरू होगी, राजनीति घराना बन जाएगा अब ये भाई, सियासत की विरासत की सियासत जी भाई वो तो लोगों ने देखना है भाई। जो युवा साथी जो राजनीति करना चाहते हैं ना वो तो उनको समझना पड़ेगा जी कि भाई मैं किसके लिए काम करूं। अगर कोई मेरे जैसा या कोई और कोई भाई जिसको राजनीति करनी है तो उसके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि भाई तू क्यों काम करेगा। भाई आज पहले जयप्रकाश जी ने करी, आगे उनका बेटा करेगा, आने वाले समय में भाई उनका बेटा करेगा। यानी ये राजनीतिक घराना बन गया। ये तो घराने बन जाएंगे। ये तो लोगों को सोचना है, युवा साथियों को सोचना है, यानी जो आम लोग राजनीति की जनता को सोचना है भाई किसी और को मौका क्यों ना मिले जी। भाई मौका मिलना चाहिए ना। जो आदमी बच्चा भाई मेहनत करेगा उसको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये अक्सर देखा जाता है भाई जो कार्यकर्ता अच्छा काम करता है और उसकी लोगों में पकड़ भी बन जाती है तो ये उससे बात करना ही बंद कर देते हैं। आप रणदीप सिंह सुरजेवाला के गुट से आते हैं और जयप्रकाश ने साफ तौर पर रणदीप को चेतावनी भी दी है। उसके बेटे ने भी आरोप लगाए हैं कि एक
कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हाँ। रणदीप का मैं ही नाम ले देता हूँ, उन पर साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि जो चुनाव हुए थे कहीं ना कहीं उन्होंने हाईजैक वो चुनाव कर लिया, जिसको लेकर मेरा बेटा हार गया। नहीं, ये तो जैसे ईवीएम पे लगाते हैं विपक्ष, ये तो वही वाली बात होगी। इसमें क्या फर्क है? इसमें तो कोई फर्क नहीं। वो तो कह रहे थे मैं सारे तथ्य लेके बैठा हूँ, मैं एक विकास की वो देख रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जी कि मेरे पास ये सारे सबूत है। सारे सबूत है तो कार्रवाई करो जी, कार्रवाई कर लेनी चाहिए जी। और जेपी कह रहे हैं कि मैं रणदीप के सामने कैथल से चुनाव लड़ूंगा। लड़ो। अच्छा भी एक बात आओ भाई, कांग्रेस पार्टी में अगर बिल्लू कोई ऐसा बात कह दे या बिल्लू कोई ऐसा काम कर दे तो वो पार्टी के विरुद्ध जाता है, ये पार्टी के विरुद्ध जाता है। और जब ये लोग ऐलान कर देते हैं कि मैं तो यहाँ से लड़ूंगा, क्या ये पार्टी का अनुशासनहीनता नहीं है? तो फिर पार्टी इन्हीं पे लगता है या हमारे पे लगता है? पार्टी के उच्च अधिकारी क्यों नहीं इसकी ओर संज्ञान लेते हैं? क्या कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो कहता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो जेजेपी हो, वो सही कहते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी ज्यादा है, जिसको लेकर ये फाड़ हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं अब ग्रत में जाती हुई नजर आ रही है। अगर इस हिसाब से लोग जिस हिसाब से ये बयान देते हैं हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, इस हिसाब से तो फूट पड़ी लाजमी है और इसमें आम कार्यकर्ता को नुकसान होता है। ये तो बड़े बड़े लोग हैं, इनको क्या नुकसान होता है? अब इसने कर लिया, कहता है मैं रिटायर हो जाऊंगा अगले साल, अगली योजना में हो जाऊंगा, आगे भी बेटा कर लेगा, लेकिन नुकसान तो मेरे को और आपको और जो आम जन को है, जो आम लोग राजनीति में आ रहे हैं, जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं जी, तो नुकसान तो हमारा होता है। बिल्लू चंदाना की राजनीतिक भविष्य अब क्या है? क्या बिल्लू चंदाना कांग्रेस में ही रहेंगे या कोई अन्य पार्टी की तलाश कर रहे हैं? बिल्कुल कांग्रेस में रहूंगा। रणदीप जी से मैंने पूरा भरोसा है, वो मेरे को टिकट देंगे और मैं क्लास से चुनाव लड़ूंगा और कांग्रेस पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ूंगा। क्या आमजन बिल्लू चंदाना का साथ देंगे? जिस तरह से मौजूदा सरकार अनेकों नियम बनाती हुई नजर आ रही है, चाहे वो रोजगार को लेकर हो या अन्य किसी मामले को लेकर हो, और नए नए नियम बना रहे हैं, मेरिट बेस पर जो है छात्र नौकरी लगेगा, क्या उस दौर में आप लोगों को लोग सपोर्ट करेंगे? फिर तो बेटा जो परिवार है वो कहेगा बेटा आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें क्योंकि नौकरी आपको मेरिट बेस पे ही मिलनी है। देखिए, आगे की राजनीति करने के लिए मुद्दे को बहुत एक टेक्निकल मुद्दे उठाने पड़ेंगे। झूठ से काम नहीं चलेगा आगे कि भाई मैं फलाना कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। इन बातों को ना तो युवा सुनना पसंद करता और ना ही किसी की सभा में आना चाहता जी। झूठ और लूट की राजनीति को अब बंद हो जाएगी ये आने वाले समय में, और इसको युवा करेगा। और युवा यूँ देखेगा कि मेरे भविष्य के लिए कौन नेता क्या कर सकता है, किसके पास बेरोजगारी के आंकड़े हैं, किसके पास टेक्नोलॉजी है, किसके पास उद्योग धंधा लाने की एक क्षमता है, किसको पास हमारे को रोजगार देने की क्षमता है। लोग ऐसे नेता को लोग आगे वोट मिलेंगे, सिर्फ झूठ वाले नेता को आगे वोट नहीं मिलेंगे जो झूठ बोलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बिल्लू चंदाना जी। भाई साहब नमस्कार। सभी साथियों को एक बार फिर से मैं नए साल की शुभकामना। और ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बिल्लू चंदाना, जिन्होंने बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए और साफ तौर पर कहा है कि कलायत की विधानसभा क्षेत्र से अपनी राजनीति करते हैं और लोगों पर विश्वास है कि आने वाले समय में लोग इनको चुनकर जो है कलायत विधानसभा के क्षेत्र में जितवाएंगे और वो कलायत के विकास के लिए और अग्रिम प्रयास करते रहेंगे। और खबरों के लिए आप देखते रहे कैथल टीवी। नमस्कार।